देखो बेटा, आज अपन क्या डिस्कस करेंगे पता है तुमको? लैटिस। ठीक है, वो ध्यान से समझना बेटा, व्हाट इज लैटिस। तो बेटा तुम्हारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, उनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या था बेटा? कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न। तुम्हारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज रहते हैं। ओके, अगर बेटा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, उनका जो रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न है जिसको मैं अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं बेटा, राइट, तो मेरे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं और हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बेटा मैं एक पॉइंट से डिनोट करूं, तो मेरे पास क्या आएगा? एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न किसका आ जाएगा बेटा? आइडेंटिकल पॉइंट्स का, राइट। ये सुनो बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज रहते हैं। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसको अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं और हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर एक पॉइंट से डिनोट करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? एक तुम्हारे पास रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स। ये सुनो, एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न आइडेंटिकल पॉइंट्स आएगा बेटा, उसी को अपन क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन लैटिस। समझ में आया? लेटिस की डेफिनेशन समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉर एग्जांपल बेटा, 3D डायग्राम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं 2D डायग्राम लेता हूँ। 2D लेते हैं बेटा पर। एक तुम्हारे पास सॉलिड है, उसमें से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस टाइप से अरेंज है। ओके, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस टाइप से अरेंज है बेटा। ओके, अभी अपन ने क्या किया बेटा? मैं इस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सॉलिड में जो अरेंजमेंट है बेटा, इसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को किससे डिनोट करूंगा बेटा? मैं डॉट से। तो लो, हर एक पार्टिकल को मैंने एक पॉइंट से डिनोट कर दिया है। तो तुम्हारे पास क्या है बेटा? अरेंजमेंट है, एक रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ क्या बेटा? आइडेंटिकल पॉइंट्स, राइट। यस और नो? ये रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स बेटा, तुम्हारे पास आइडेंटिकल पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट आया बेटा। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये तो 2D में था, 3D में होता तो क्या होता? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आता था, राइट। ये सुनो, ये 2D का तुमने इससे बनाया बेटा, अगर 3D में तुम्हारे पास सॉलिड का अरेंजमेंट होता, तुम्हारे पास क्या आता? इन आइडेंटिकल पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। यस और नो? यस और नो बेटा? यस यस सर। बेटा तो लेटिस की डेफिनेशन ध्यान से सुनना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज रहते हैं। जो पार्टिकल के अरेंजमेंट का पैटर्न है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं और हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक पॉइंट से डिनोट करूं, तो बेटा मेरे पास एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न आता है आइडेंटिकल पॉइंट्स का इन 3 डायमेंशन। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? जो आइडेंटिकल पॉइंट्स का तुम्हारे पास पैटर्न आया है अरेंजमेंट का, उसी को बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइन लैटिस। तो शॉर्ट फॉर्म में लेटिस की डेफिनेशन क्या जाएगी बेटा? वो तो मैंने डिटेल डेफिनेशन देखी कि लेटिस क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं। अगर इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बोलूं तो क्या हो जाएगी बेटा? ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इज नोन एज लेटिस। यस और नो? यस और नो? बेटा लेटिस तुम किसको बोल रहे हो? यस एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इज नोन एज लेटिस। यस और नो? लेटिस की डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर यस सर। लेटिस में जो हर एक पॉइंट है ना, लेटिस क्या है बेटा? एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स, उसको अपन बोलते हैं बेटा लेटिस। जो पॉइंट होते हैं ना बेटा, लेटिस के जो पॉइंट है उनको क्या बोलते हैं बेटा? लेटिस पॉइंट। वो पॉइंट क्या है बेटा? लेटिस पॉइंट। बेटा अपन लेटिस के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं अभी, लेटिस की डेफिनेशन सबको क्लियर है। तो बेटा लेटिस के जो आइडेंटिकल पॉइंट्स है, जिन पॉइंट से मिलके लेटिस बना है बेटा, उन पॉइंट क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट बेटा। हर एक बेटा लेटिस का हर एक पॉइंट किसको डिनोट करता है बेटा? हर एक लेटिस पॉइंट किसको डिनोट करता है? एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। देखो बेटा, जहां पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था ना, वहां पे अपने एक डॉट लगाया है। तो बेटा तुम्हारे पास लेटिस में जो हर एक पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट। हर एक लेटिस पॉइंट किसको डिनोट करता है बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। अगर बेटा इन लेटिस पॉइंट पे अपन वापस से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दे, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? एक्चुअल क्रिस्टल का अरेंजमेंट आ जाएगा, राइट।
अगर इन लेटिस पॉइंट पे मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख देता हूँ बेटा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, द एक्चुअल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, राइट। ओके बेटा, ये सुनो। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा, जो लेटिस पॉइंट है, अगर जो लेटिस पॉइंट है उनको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो लेटिस पॉइंट है अगर मैं बेटा उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या जाता है बेटा, ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल बेटा, तुम्हारे पास ये 4 स्फीयर एक प्लेन में रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये सुन। अब इन चारों के ऊपर 4 स्फीयर और रखे हुए हैं, 3D में मैं दिखा नहीं सकता बेटा, राइट, बट बेटा इन चारों के ऊपर एक एक स्फीयर और रखा हुआ है, आइडेंटिकल स्फीयर, राइट। तो इसका लेटिस बना के दिखाओ बेटा। लेटिस कैसे बनाते हैं, हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक डॉट से डिनोट करेंगे। तो ये तुम्हारे पास 4 डॉट नीचे हो गए। ये सुनो, इस पार्टिकल के ऊपर जो नीचे वाले 4 पार्टिकल है बेटा, इसके ऊपर एक और पार्टिकल का, उसको मैं ऐसे इसके ऊपर रखूं बेटा, इसको यहाँ डिनोट करूं मैं, नीचे वाले के ऊपर भी एक, नीचे वाले के ऊपर भी एक। अब देखो बेटा, क्रिस्टल का ज्योमेट्री कैसे आता है, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसको अपन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बेटा हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक पॉइंट से नोट करते हैं बेटा, और अपन ने क्या बोला, पॉइंट्स को, जो लेटिस पॉइंट है बेटा, अगर अपन उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। ज्वाइन करो बेटा इनको स्ट्रेट लाइन से, देखो सबको ज्वाइन करो ऐसे, तुम्हारे पास क्या आएगा, राइट। ये अपने सही से नहीं बनाई, नहीं बना, अपने पास कैसा अरेंजमेंट आता है, क्यूबिक अरेंजमेंट आता है कि नहीं आता, इसका शेप कैसा हो जाता है बेटा, क्यूबिक ज्योमेट्री होता है ना इसका, ये सॉर्ट ना, यस सर। ओके, इसको बोलते हैं बेटा अपन लेटिस। तो आई होप लेटिस की डेफिनेशन सबको क्लियर है। लेटिस के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गए बेटा, हर एक पॉइंट को क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट। हर एक लेटिस पॉइंट एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिनोट करता है, वो पार्टिकल एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा कि जो लेटिस पॉइंट है अगर उनको अपन स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करते हैं तो अपने पास ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल आ जाता है बेटा। ओके, अब अपन बात करते हैं बेटा यूनिट सेल। यूनिट सेल, राइट, व्हाट इज द यूनिट सेल बेटा, ध्यान से सुनो, व्हाट इज द यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल लेटिस का एक स्मॉल पोर्शन होती है। यूनिट सेल लेटिस का एक स्मॉल पोर्शन होती है जिसको अपन 3D में रिपीट करके बेटा, यूनिट सेल क्रिस्टल का एक वो स्मॉल पोर्शन होती है जिसका अपन 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल रोटेशन करवा के बेटा पूरा क्रिस्टल ऑब्टेन कर सकते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, यूनिट सेल इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस फ्रॉम विच वी कैन बिल्ट अप इंटायर क्रिस्टल। बेटा वो स्मॉल पोर्शन है जिससे अपन इंटायर क्रिस्टल बिल्ट अप कर सकते हैं बाय इट ट्रांसलेशनल रिपीटेशन। बेटा उसको तुम्हें बार बार रिपीट करना है विदाउट रोटेशन। सिर्फ कौन सा रिपीटेशन करवाना है बेटा, ट्रांसलेशन रिपीटेशन करवाना है, उसको रोटेट नहीं करना है बेटा। इसकी डेफिनेशन को अपन समझते हैं, एक मिनट, ठीक है, मैं समझाता हूँ उनको। ठीक है बेटा, ये देखो फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशनल एग्जांपल ले लेते हैं अपन। नोट्स दिख रहा है बेटा सबको? नहीं सर। देखो बेटा अभी दिख रहा है नोट सबको? हाँ सर। ओके बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास व्हाट इज द यूनिट सेल बेटा, यूनिट सेल क्रिस्टल लेटिस का वो स्मॉल पोर्शन होती है जिसका अपन ट्रांसलेशनल 3 डायमेंशनल रिपीटेशन करवा के बेटा इंटायर क्रिस्टल बिल्ट अप कर सकते हैं। तो यूनिट सेल इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ लेटिस फ्रॉम व्हिच इंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ट अप बाय इट्स ट्रांसलेशनल रिपीटेशन। बेटा बिना रोटेट के रिपीट करना है बेटा। देखो बेटा ये तुम्हारे पास एक पूरा क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है बेटा, ये पूरा अरेंजमेंट, इस क्यूब को बेटा, इस क्यूब, जो ये क्यूब है बेटा ध्यान से देखना, ये वाला जो क्यूब है बेटा जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये इसका क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट सेल। देखो ये वाला, ओके, क्या बेटा इस क्यूब को 3 डायमेंशनल रिपीटेशन करवा के अपन क्या ये पूरा अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्या बेटा, ये और नो? देखो बेटा इसका रिपीटेशन करो, पीछे, साइड में, फिर नीचे, ऐसे। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो स्मॉल पोर्शन है बेटा, देखो ये स्मॉल पोर्शन हो गया जिससे अपन इंटायर क्रिस्टल बिल्टअप कर सकते हैं, ये और नो? क्या यूनिट सेल सबको क्लियर है बेटा क्या होती है? यूनिट सेल क्रिस्टल लेटिस का वो स्मॉल पोर्शन होती है जिसको अपन रिपीट करवा कर इंटायर क्रिस्टल बिल्टअप कर सकते हैं। और रिपीटेशन कैसे करवाना है बेटा, विदाउट रोटेशन, ये सुनो।
अब एक पॉइंट नोट करना बेटा, इंटायर क्रिस्टल उस यूनिट सेल के रिपीटेशन से क्रिएट किया जा सकता है बेटा। मतलब बेटा ये यूनिट सेल पूरा क्रिस्टल बिल्टअप कर सकती है। तो क्या ये बात बोल सकता हूँ बेटा कि ये जो यूनिट सेल है जो जिसको तुम बोल रहे हो स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, ये सारी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी एक क्रिस्टल की। जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होगी वो यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज होगी। फॉर एग्जांपल जितना क्रिस्टल का डेंसिटी होगा उतना इस यूनिट सेल का डेंसिटी होगा, क्योंकि इंटायर क्रिस्टल बिल्टअप बाय द यूनिट सेल। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा अगर यूनिट सेल की डेफिनेशन तुम्हें और क्लियर नहीं हुई है तो अपने पास स्लाइड्स भी है, तो अपन उनका भी यूज कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो देखना बेटा इसको ध्यान से। क्या स्टार्ट हो गया यार? यूनिट सेल की डेफिनेशन क्लियर है बेटा सबको? स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, राइट? तो देखो बेटा तुम्हारे पास ये देखो बेटा, ये अरेंजमेंट देखना बेटा, ये जो अरेंजमेंट है बेटा, अब देखो इससे इस यूनिट सेल को अपन रिपीट करके इंटायर क्रिस्टल बिल्टअप कर सकते हैं, राइट? तो ये क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखना, एक अरेंजमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपन, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्रिएट करें बाय द रिपीटेशन ऑफ ए स्मॉल क्यूब। देखो बेटा इसका 3 डायमेंशनल रिपीटेशन करवा के अपन ये इंटायर क्रिस्टल बिल्टअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? जो एक क्यूब था वो क्या हो जाएगा बेटा? इसका यूनिट सेल, राइट? यस और नो? यस और नो? यस सर। यूनिट सेल क्लियर है सबको? अगर बेटा और अच्छे से समझे इसको अपन, देखो बेटा ये देखो, ये जो पूरा वॉल है बेटा, ये पूरी ब्रिक्स को, जो ब्रिक्स है बेटा, तो ब्रिक को उसको अपन बार बार रिपीट करके बनवा रहे हैं कि बना रहे हैं बेटा? बताओ ये सुनो। तो ब्रिक क्या हो जाएगी बेटा इस वॉल का? तुम्हारे लिए यूनिट सेल, राइट? यस और नो? हाँ सर। ना बेटा इंटायर, जो इंटायर वॉल है बेटा इसको अपन बिल्टअप कर सकते हैं बाय द रिपीटेशन ऑफ दिस ब्रिक। तो वो ब्रिक क्या हो जाएगी इस वॉल के लिए? यूनिट सेल। समझ में आया यूनिट सेल का मतलब क्या है? यस और नो? हाँ सर। हाँ, sir. तो देखो बेटा क्या एक या एक से ज्यादा भी यूनिट सेल पॉसिबल है बेटा? इस यूनिट सेल का मतलब क्या है बेटा? यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि स्मॉल पोर्शन, क्रिस्टल का पूरा पोर्शन नहीं, कोई स्मॉल पोर्शन जिसको अपन रिपीट करके पूरा क्रिस्टल बिल्टअप कर सके। देखो बेटा अगर अपने दोनों को, जो ये दोनों क्यूब है बेटा, इनको कंबाइनली ले लें, इनको रिपीट करके तो पूरा क्रिस्टल बनाया जा सकता है ना? ये तो स्मॉल पोर्शन ही हुआ ना बेटा एक। ये इतना वाला पार्ट अगर अपन पूरा ले लें, उसको एक साइड में रखो, फिर नीचे, उससे भी पूरा क्रिस्टल बिल्टअप किया जा सकता है ना बेटा? लेकिन बेटा ध्यान से सुना, मोर देन 1 यूनिट सेल पॉसिबल है। यूनिट सेल की डेफिनेशन में क्या बोला है बेटा? स्मॉल पोर्शन जिसको रिपीट करके तुम इंटायर क्रिस्टल बिल्टअप कर पाओ। तो देखो बेटा ये एक क्यूब है, उसको रिपीट करके पूरा बनाया जा सकता है। लेकिन अपन 2 क्यूब को एक साथ ले लें तो उस यूनिट को रिपीट करके तो पूरा अरेंजमेंट बनाया जा सकता है। यस और नो? तो बेटा मोर देन यूनिट सेल पॉसिबल है, मोर देन 1 यूनिट सेल्स पॉसिबल होती है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट? व्हाट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल बेटा? जो सबसे स्मॉल यूनिट सेल होती है ना बेटा उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, राइट? यस और नो? यस सर। ओके बेटा अभी अपन डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट नोट कर लेना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रिस्टल, एक यूनिट सेल, जो इंटायर क्रिस्टल बेटा उनकी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करती है। जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज होंगी वो किसकी प्रॉपर्टी होगी बेटा? क्रिस्टल की। इंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ट अप बाय द यूनिट सेल्स, राइट? यूनिट सेल 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होती है बेटा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट? ठीक है बेटा, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है ना बेटा उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं उसको, सिंपल यूनिट सेल। ध्यान से सुना बेटा, प्रिमिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव वर्ड का मतलब देखो बेटा मैंने बोला कि मोर देन 1 यूनिट सेल्स पॉसिबल है। जो सबसे छोटा यूनिट सेल होगा, जो सबसे छोटा यूनिट सेल को उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। तो सबसे स्मॉलर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रिमिटिव। अभी यहाँ पे देखो बेटा अपन ने यूनिट सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्रिमिटिव या उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट? प्रिमिटिव मतलब स्मॉल, नॉन और प्रिमिटिव का यहाँ पे अलग से क्या मतलब लिया गया है वो अपन समझते हैं बेटा। बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल के जो लेटिस पॉइंट होते हैं ना बेटा वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं बेटा। लेटिस पॉइंट प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। ये सुनो बेटा ध्यान से सुनना, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसके लेटिस पॉइंट कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे। और एक हर एक लेटिस पॉइंट किसको डिनोट करता है बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहेंगे बेटा? एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल।
तो बेटा सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल जिसके पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे है बेटा, कॉर्नर्स पे। नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब स्मॉलेस्ट, नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है बेटा, तुम्हारे पास बेटा वो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावा कुछ अदर पोजीशंस पे भी प्रेजेंट रहेंगे, उनको बोलेंगे अपन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है बेटा पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है बेटा, पार्टिकल्स कॉर्नर के एडिशन में कुछ अदर पोजीशंस पे भी अवेलेबल रहेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल बेटा अपन डिटेल में बेटा अपन क्यूबिक यूनिट सेल को पढ़ेंगे, तो मैं क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। तो देखो बेटा constituent particles are only at the corners of the cube। देखो बेटा क्यूबिक यूनिट सेल है और पार्टिकल सिर्फ क्या है बेटा, कॉर्नर्स पे है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। अब देखो बेटा नॉन पेरिमीटिव यूनिट सेल्स में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ कुछ अदर पोजीशंस पे भी अवेलेबल रहेंगे बेटा। अब मैं क्यूबिक यूनिट सेल के एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ बेटा बॉडी सेंटर्ड, राइट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। तो बेटा इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, कॉर्नर पे तो बेटा सब में रहेंगे, राइट। कॉर्नर के एडिशन में कहाँ एक अदर पोजीशन पे आएगा बेटा, तो बॉडी सेंटर्ड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्यूब के कॉर्नर्स पे, क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, साथ में कहाँ रहेगा बेटा, बॉडी के सेंटर पे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर्स एज वेल एज कहाँ पे आएगा बेटा, बॉडी सेंटर पे, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा अपन फेस सेंटर्ड। क्या बेटा, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे रहते हैं, कोई बता सकता है? सेंटर पे। वेरी गुड बेटा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा नॉन प्रिमिटिव है, तो कॉर्नर के अलावा कुछ अदर पोजीशंस पे आएंगे। नाम क्या लिखा है बेटा, फेस सेंटर्ड। तो बेटा कॉर्नर्स के अलावा कहाँ पे आएंगे, हर एक फेस के सेंटर पे बेटा। कितने फेस है बेटा क्यूब के, 6 फेसेस है ना, ठीक है। ये पीछे वाला और ये आगे वाला, राइट। तो बेटा तुम्हारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फेस सेंटर्ड में बेटा, फेस सेंटर्ड में कहाँ पे आएंगे, ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज ईच फेस सेंटर बेटा, ओके। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बेटा, एंड सेंटर्ड का मतलब होता है बेटा तुम्हारे पास पार्टिकल्स कहाँ पे आएंगे, ऑल द कॉर्नर्स, ऑल द कॉर्नर्स। और बेटा कहाँ पे तुम्हारे पास, किन्हीं भी दो अपोजिट फेस पे बेटा। एंड सेंटर्ड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सारे कॉर्नर्स पे प्लस क्या, किन्हीं भी दो अपोजिट फेस पे। इसका अपोजिट फेस कौन सा बेटा, अगर इस पे आ गया तो इस पे आएगा, राइट। इस पे आ जाता तो इस पे आएगा, राइट। तो किन्हीं भी दो अपोजिट फेस पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं, राइट। ध्यान रखना बेटा अपोजिट फेस, तो इस पे आ गया तो इस पे नहीं आ सकता क्योंकि इसका अपोजिट फेस नहीं है। इस पे आ गया तो अपोजिट फेस कौन सा होगा बेटा, सामने वाला। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑल क्या बेटा, ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज टू अपोजिट फेसेस, ओके। तो बेटा यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल लेटिस का एक स्मॉल पोर्शन होती है जिसका अपन 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल रिपीटेशन करवा के इंटायर क्रिस्टल को बिल्टअप कर सकते हैं। यूनिट सेल मोर देन वन पॉसिबल है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल दो टाइप की होती है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या है बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स, राइट। बॉडी सेंटर, अपन क्यूबिक का एग्जांपल ले रहे थे, क्यूबिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ पे क्यूब का एग्जांपल ले दिया बेटा। अगर अपन बात करें बेटा नॉन प्रिमिटिव का, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावा कुछ अदर पोजीशंस पे भी प्रेजेंट रहेंगे, उनके बेसिस पे अपन ने तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल उनको 3 टाइप में डिवाइड किया है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर पे रहेंगे प्लस बॉडी सेंटर पे, राइट। और क्या बेटा फेस सेंटर्ड में कहाँ पे, हर एक कॉर्नर पे प्लस हर एक फेस के सेंटर पे। और एंड सेंटर्ड में बेटा हर एक कॉर्नर पे और किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पे। इनमें को डाउट सर, चैट में डाउट है। देखो बेटा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देख लो बेटा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहेंगे बताओ। अगर तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है बेटा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहेंगे, देखो बेटा कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, राइट, ओके। तो पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहेंगे बेटा, वो लेटेस्ट पॉइंट दिखाए यहाँ पे, उन लेटेस्ट पॉइंट पे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखेंगे बेटा
तो क्या करेगा बेटा, वो इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा अपने पास, 4 नीचे और 4 पार्टिकल ऊपर। ओके, ध्यान से एक पॉइंट नोट करते देना तुम यहाँ पे, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहेंगे बेटा, कॉर्नर्स पे, राइट। क्या ये बात सही है बेटा, कि जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे रहेंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे? देखो सिंपल क्यूबिक में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते हैं और वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं, राइट। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसका, पॉइंट नोट करना बेटा, ये आगे यूज करूंगा इस पॉइंट का मैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे बेटा, ईच कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे। इसका अरेंजमेंट देखना बेटा, जो कॉर्नर वाले पार्टिकल है ना वो एक दूसरे को टच नहीं करते, बट बॉडी के सेंटर पे जो पार्टिकल है वो हर एक को टच करता है बेटा। बॉडी सेंटर अरेंजमेंट जो है, ये बॉडी वाला तो बॉडी के सेंटर पे ये हर एक को क्यों टच करता है ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, वर्ड उनको अपने को मैथमेटिकली ड्राइव करना पड़ेगा। अभी देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि बॉडी सेंटर जो अरेंजमेंट है उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है बेटा वो कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी के सेंटर पे। सिंपल क्यूबिक में क्या था बेटा, कि कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, बॉडी सेंटर में कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, जो बॉडी के सेंटर पे बेटा वो हर एक कोने वाले को टच करता है, जैसा कि तुम डायग्राम में देख सकते हो बेटा। ओके, सिंपल क्यूबिक में बताओ बेटा, फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फेस सेंटर्ड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द एवरी कॉर्नर एज वेल एज क्या पे बेटा तुम्हारे पास हर एक फेस के सेंटर पे। तो देखो तुम्हारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो हर एक कॉर्नर पे प्लस हर एक फेस के सेंटर पे। ध्यान से नोट करना बेटा, जो कोने के पार्टिकल है, जो कॉर्नर के पार्टिकल है बेटा वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बट जो उनकी फेस के ऊपर पार्टिकल आ रहा है बेटा, जो फेस का फेस सेंटर पे जो पार्टिकल है वो हर एक कोने वाले को टच करता है बेटा। ये सुन लो, पॉइंट समझा बेटा तुमको, ये कि कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बट जो फेस के सेंटर पे पार्टिकल है वो एक फेस पे जो 4 पार्टिकल है बेटा उन सबको टच कर रहा है। ओके, समझ में आएगा तुमको उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ओके, हाँ सर। आगे का पार्ट अपने को बेटा वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि वो नोट्स में गिवन नहीं है, मतलब स्लाइड्स में गिवन नहीं है। अपन पढ़ेंगे बेटा क्रिस्टल सिस्टम, राइट। देखो बेटा एनसीईआरटी में जो क्रिस्टल सिस्टम गिवन है ना वो ओनली 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम गिवन है, बट अपने सिलेबस में 2 डायमेंशनल सिस्टम, सॉरी एनसीईआरटी में 3 डायमेंशनल गिवन है, अपने सिलेबस में 2 डायमेंशनल भी है बेटा। तो अपन 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल दोनों को एक साथ करते हैं, ठीक है। बट अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन किसने किया था, एक साइंटिस्ट था बेटा ब्रेवियस, उसने इन सबको डिफाइन किया था। कौन था बेटा, एक ब्रेवियस साइंटिस्ट था बेटा, उन सब उसने क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन किया बेटा। अभी सबसे पहले अपन बात करना है बेटा वन डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम। ओके, बात करें बेटा वन डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम की, तो देखो वन डायमेंशनल मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन वन डायमेंशन लाइक दिस। ओके, तो बताओ बेटा ये तुम्हारे पास वन डायमेंशनल अरेंजमेंट आ गया। ओके, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का होता है बेटा तुम्हारे पास नियरेस्ट पार्टिकल कितने, 2 ना। ये देखो कितने आर्टिकल्स को टच कर रहा है बेटा, 2 पार्टिकल को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाएगा। ओके, अभी ध्यान से सुना बेटा, अभी ध्यान से सुनना, वन डायमेंशनल क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए। देखो बेटा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका लेटिस बनाओ, तो लेटिस का मतलब क्या है बेटा, हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक डॉट से डिनोट करो। ओके, तो बेटा इस लेटिस को डिफाइन करने के लिए अपने को सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, क्या बेटा, ये डिस्टेंस बस। ये सुनो कि अपन अब ये डिस्टेंस पता लगी तो अपन बोलेंगे इतनी डिस्टेंस पे पॉइंट्स रखते जाओ या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखते जाओ, तुम्हारे पास ये वन डायमेंशनल लेटिस आ जाएगा। ये सुनो, तो बेटा वन डायमेंशनल क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए कितने वेरिएबल्स की जरूरत है, ओनली वन। क्या है बेटा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ये सुनो, क्लियर है सबको, भाई सबको समझ में आया ना। थोड़ा वन हाँ सर। डायमेंशनल है, उसका अपन लेटिस कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को डॉट से डिनोट कर दिया। इसको डिफाइन करने के लिए अपने को कितना वेरिएबल चाहिए, ओनली वन वेरिएबल, कि हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ए डिस्टेंस के बाद रखते जाओ, तुम्हारे पास वन डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम आ जाएगा। तो वन डायमेंशनल क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए ओनली वन वेरिएबल चाहिए, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे बेटा 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, कौन सा बेटा, 2 डायमेंशनल। ओके, तो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाते हैं। तो देखो बेटा
देखो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम कैसे क्रिएट होगा तुम्हारे पास, ये देखो बेटा ये वाला। ओके, तो मेरे को बता सकता है बेटा 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? 2 डायमेंशनल क्रिस्टल 3 लगेंगे। 3 वेरिएबल लगेंगे। कौन कौन से बेटा? देखो इनका लेटिस बनाओ। हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को डॉट से डिनोट करो बेटा, राइट। इस टाइप का कुछ पैटर्न आएगा अपने पास। हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को डॉट से डिनोट करेंगे बेटा। देखो अपने को तीन वेरिएबल चाहिए बेटा। एक तो ये वाली डिस्टेंस जिसको मैं बोलूँ बेटा ए, इसको बोल दूं बेटा मैं क्या बी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो बेटा टू डायमेंशनल लेटिस या क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए अपने को 3 वेरिएबल की जरूरत है। क्या बेटा? ए, बी एंड थीटा। ओके, तो इनके बेसिस पे अगर सेम बेटा वो सब देते हैं ना अभी, अगर सेम है वो उनको वेरी करवाएंगे ना बेटा अभी, रुकना। तो बेटा 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए अपने को 3 वेरिएबल चाहिए, ए, बी एंड थीटा। फर्स्ट कंडीशन है बेटा तुम्हारे पास a इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। पहली कंडीशन क्या ले ली मैंने? a इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बेटा ये हो गया तुम्हारे पास a और ये हो गया b, दोनों इक्वल है, ठीक है। और थीटा कितना है बेटा इनके बीच का? 90 डिग्री। क्या बन गया? स्क्वायर, राइट। स्क्वायर बन। ये सुनो स्क्वायर बन जाएगा बेटा। सेकंड कंडीशन बेटा a नॉट इक्वल टू b बट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बन जाएगा बेटा? b हो गया रेक्टेंगल। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? रेक्टेंगल, राइट। ये सुनो थर्ड सिचुएशन बेटा तुम्हारे पास। थर्ड सिचुएशन क्या है तुम्हारे पास? देखो ध्यान से। ओके देखना बेटा थर्ड सिचुएशन अपन क्या ले बताओ बेटा? a इक्वल टू b एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, राइट। तो a और b इक्वल है, उनके बीच का एंगल कितना है बेटा? 120 डिग्री। तो ये a हो गया और ये b हो गया। एंगल कितना है बेटा इनके बीच का? 120 डिग्री। 120। ओके, तो कैसा अरेंजमेंट बनेगा बताओ? इक्वल टू बी हेक्सागोनल। कैसा बनेगा बेटा? हेक्सागोनल है ना। एक सेकंड, समझा तुमको? a इक्वल टू बी और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो अरेंजमेंट कैसा आएगा बेटा? हेक्सागोनल। कैसे बना के देख सकते हैं हम लोग? हेक्सागोनल 2D में हेक्सागोनल कैसे बनता है बना के देखे बेटा? इस टाइप से 2D में हेक्सागोनल अरेंजमेंट आता है। इस टाइप से अरेंजमेंट आएगा ना बेटा ऐसे, राइट। इनके सेंटर्स इनको लेटेस्ट पॉइंट से डिनोट करेंगे अपन, राइट। देखो बेटा इनको मिलाओ उनके सेंटर्स को, आया ना हेक्सागोनल अरेंजमेंट 2D में हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो a इक्वल टू b और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री है तो क्या बनेगा तुम्हारे पास बेटा? हेक्सागोनल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है बताओ? थीटा नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b एंड थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ क्या हो जाएगा ऐसे? a और b दोनों इक्वल नहीं है, पैरेललोग्राम। थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा? पैरेललोग्राम, राइट। ये सुन a नॉट इक्वल टू b एंड थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिफ्थ सिचुएशन बेटा a और b तो इक्वल है लेकिन थीटा ना तो तुम्हारे पास 90 डिग्री है ना ही तुम्हारे पास 60 डिग्री है। तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ? रोम्बस बन जाएगा, राइट। रोम्बस। तो बेटा 2D में कितने लेटिस सिस्टम पॉसिबल हैं? 5 लेटिस। उनको बोलते हैं बेटा इन 2D 5 ब्रेवियस लेटिस। किसने डिफाइन किया था बेटा उनको? ब्रेवियस। तो 2D में 5 ब्रेवियस लेटिस आर पॉसिबल। बेटा जेई में एक बार इंटीजर टाइप पूछ लिया था और ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, मतलब ये अपने बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है बेटा, राइट। एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली 3 डायमेंशनल क्रिस्टल की बात किया गया। समझ में आया तुमको ये? यस और नो? यस सर। ओके बेटा, यस सर। ओके। अब देखो बेटा, अब अपन बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम। 3 डायमेंशन क्रिस्टल सिस्टम, राइट। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम। ओके बेटा, तो अपन बात करें एक क्यूबिक जो क्यूब होता है बेटा वो 3 डायमेंशनल है ना। अपन देखते हैं क्यूबिक जैसा क्यूब है वो 3 डायमेंशनल होता है ना बेटा। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए अपने को कितने वेरिएबल्स लगेंगे? तो ध्यान से देखना बेटा। कोई बता सकता है जो नोट्स पहले से पढ़ के आया है? 6 वेरिएबल। कितने लोग ऐसे जो नोट्स पहले से ऑलरेडी पढ़ के आए, आगे के जितना बोला था उतना पढ़ के आए? सर पढ़ के आए सर।
हाँ सर। वेरी गुड बेटा। हाँ सर बढ़ गया है। हाँ सर पढ़ के आए। फर्क पड़ता है बेटा, आगे पढ़ के आते हो ना तो पता रहता है तुम्हें क्या होने वाला है, कैसे कोई डाउट होता है तो वो तुम उस पर ज्यादा ध्यान देते हो, ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। फिर तुम्हारे पास तीनों एक्सिस हो गए, एक्स, वाई एंड जेड। तो देखो बेटा, 3 डायमेंशनल लेटिस को डिफाइन करने के लिए अपने को 6 वेरिएबल चाहिए होते हैं। एक तो बेटा ये वाली एज लेंथ जिसको बोल दूं बेटा मैं ए, एक ये वाली एज लेंथ जिसको बोल दूं बेटा मैं बी, और एक ये वाली एज लेंथ जिसको बोल दूं बेटा मैं सी। तो 3 तो बेटा तुम्हारे पास एज लेंथ हो गई, और 3 बेटा तुम्हारे पास ये देखो बेटा इंटर, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, मान लो ये तुम्हारे पास गामा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा अल्फा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा बीटा। तो बेटा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए अपने को 6 वेरिएबल चाहिए बेटा। 3 तो एज लेंथ ए बी एंड सी, ये क्या हो जाएगी बेटा तुम्हारे पास एज लेंथ, राइट। और तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा क्या बेटा इंटरएक्सियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल भी बोलते हैं बेटा, समझ में आया। तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए अपने को 6 वेरिएबल चाहिए ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। बेटा इनको वेरी करवा के तुम कितने क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हो बेटा, 7 क्रिस्टल सिस्टम। कितने क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे बेटा, 7 क्रिस्टल सिस्टम। वो कौन कौन से बनते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। ये सुनो, देखो बेटा 3 डायमेंशनल जो क्रिस्टल सिस्टम, सबको दिख रहे हैं स्लाइड्स, सबको स्लाइड्स दिख रहे हैं बेटा। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो देखो तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा और एबीसी 6 वेरिएबल्स हैं। इनको वेरी करवा के अपन 3D में कितने क्रिस्टल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं बेटा, 7 क्रिस्टल सिस्टम। वो कौन कौन से वो अपन समझते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा तुम्हारे पास एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, और ये इंटरफेसियल जो एंगल्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। वो अपन लेके अपन 7 क्रिस्टल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। देखो बेटा पहला है अपना कौन सा क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बेटा। तो क्यूबिक अरेंजमेंट कभी आएगा, जब तुम्हारे पास तीनों एज लेंथ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा तीनों किसके इक्वल हो बेटा, 90 डिग्री के। तो बेटा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ओके बेटा नेक्स्ट सिचुएशन, अभी अपन वो ले रहे हैं बेटा जिनमें जो अल्फा बीटा गामा है वो सारे 90 के रहे, सिर्फ ए इनको वेरी कर रहे हैं अपन। टेट्रागोनल बेटा, टेट्रागोनल में देखो बेटा ए इक्वल टू बी, ए और बी एक इक्वल है बट सी वाला थर्ड लेंथ है बेटा, तो थर्ड एज लेंथ वो इक्वल होगा। तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा कितना रहेगा बेटा 90 डिग्री। तो तुम्हारे पास कैसा अरेंजमेंट आएगा बेटा, देखो टेट्रागोनल, राइट। नेक्स्ट बेटा ऑर्थोरोम्बिक, जिसको रोम्बिक भी बोलते हैं। देखो बेटा क्यूबिक में तीनों इक्वल थे, टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी था बट बी इक्वल टू सी नहीं, यहाँ पे ए बी तीनों ही नॉट इक्वल टू है बेटा। अल्फा बीटा गामा अभी भी कितना है बेटा 90 डिग्री, तो कितना बनेगा तुम्हारे पास, देखो बेटा ऑर्थोरोम्बिक, राइट। ना ए इक्वल है ना बी इक्वल है सी इक्वल है, ये समझ में आया बेटा। इनको वेरी करवा के अपन ये 3 क्रिएट कर दिए, ठीक है। ये ऐसे सिमेट्री से तुम्हें याद रखना, याद भी तो रखना है बेटा, तो सिमेट्री से याद रखोगे ना तो बहुत आसान रहेगा। क्यूबिक में क्या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अभी अपन जो तीनों ले रहे हैं बेटा उनमें सबने अल्फा बीटा गामा तीनों क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे। ए बी और सी को वेरी कर रहे थे, देखो बेटा यहाँ पे तीनों इक्वल थे, यहाँ पे 2 इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं है, बट अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के इक्वल है। फोर्थ बेटा रोम्बोहेड्रल। अब देखो बेटा वापस से अब एज लेंथ का वही पैटर्न रहेगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्या होगा बेटा रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा तो इक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, बट उन तीनों की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बेटा 90 डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है। इस टाइप का बनेगा रोम्बोहेड्रल। तो बेटा तुम्हारे पास रोम्बिक में तुम चाहो ना तो बेटा एक एक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो कैसा बनेगा। देखो बेटा क्यूबिक में क्या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा अरेंजमेंट आएगा। फिर क्या बेटा ए इक्वल टू बी रहेगा बट नॉट इक्वल टू सी, तो कैसा बनेगा टेट्रागोनल, अल्फा बीटा गामा अभी भी 90 डिग्री रखना है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या बेटा तुम्हारे पास 90 डिग्री बट ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसे तुम बना सकते हो। अभी क्या करना है बेटा तीनों एज लेंथ को नॉट इक्वल टू कर दो बट अल्फा बीटा गामा 90 रहना चाहिए। तो देखो बेटा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा बीटा गामा 90, कैसा बनेगा ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा वहां पर अभी अपन इनको वेरी करवाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा तुम्हारे पास ऑर्थोरोम्बिक, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है बट अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है बट 90 के इक्वल नहीं है, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास रोम्बोहेड्रल।
अभी क्या बेटा, अभी a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, वही सिचुएशन सिमेट्री देखो बेटा, a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, क्या बनेगा बेटा तुम्हारे पास, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हेक्सागोनल। तो बोल्ड एंगल क्या है बेटा तुम्हारे पास, देखो सारे 90 नहीं है, अल्फा बीटा 90 और गामा 120 डिग्री है, तो क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा हेक्सागोनल वाला, कैसे याद रखना, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास हेक्सागोनल। नेक्स्ट बेटा मोनोक्लिनिक, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देखो सिमेट्री देख रहे हो बेटा, अल्फा बीटा 90 डिग्री बट गामा जो बीटा है बेटा वो अल्फा गामा 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो बनेगा मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक बेटा a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और क्या बेटा अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल नहीं होते, 990 के इक्वल होते, उसको बोलते हैं बेटा ट्राइक्लिनिक। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सिमेट्री है तो याद रखने में भी तुम्हें आसानी। लिया सबने, ठीक। सर मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल का एक बार वापस से बताइए ना। मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल देखना, हेक्सागोनल का ये रहा, a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी है a और ये b इक्वल है सारे, बट ये नॉट इक्वल टू सी, ये वाले लिए अलग है। तुम्हारे पास क्या बनता है बेटा हेक्सागोनल, थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल की बात करें ना, 2 डायमेंशनल की नहीं, वो तो 2 ही ली थी, a और b था ना बेटा, 3 डायमेंशनल 3 लेनी पड़ेंगी अपने। तो देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा, देखो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 है, बट ये वाला एंगल कितना है बेटा 120 डिग्री, समझे ना, तो बनेगा तुम्हारे पास हेक्सागोनल। ओके ओके बेटा, तो 3D में तुम्हारे पास कितने क्रिस्टल सिस्टम आए, 3D में तुम्हारे पास कितने क्रिस्टल सिस्टम आए बेटा, 7 क्रिस्टल सिस्टम, राइट बेटा। हर एक क्रिस्टल सिस्टम में पार्टिकल्स को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं बेटा, क्रिस्टल सिस्टम बेटा, क्रिस्टल लैटिस किससे बनते हैं, यूनिट्स, राइट। और यूनिट सेल अपने पास कितने टाइप के बेटा, मेनली 4 टाइप्स की, सिंपल क्या बेटा, प्रिमिटिव थे ना बेटा, मतलब वो पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स, दूसरी बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, थर्ड बेटा कॉर्नर्स प्लस ईच फेस सेंटर, फोर्थ बेटा क्या कॉर्नर्स प्लस अपोजिट फेसेस। तो बेटा जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनमें तुम पार्टिकल्स को कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो बेटा, बाय 4 टाइप्स, यस और नो, यस और नो। तो तुम्हारे पास टोटल कितने टाइप के लेटिस आएंगे, अगर तुम्हारे पास 7 क्रिस्टल, अगर तुम्हारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है तो उनमें तुम 4 टाइप से अरेंज कर सकते हो बेटा, तो टोटल कितने आएंगे बेटा 7 × 4 28, राइट। बट बेटा 28 तुम्हारे पास आते, 28 पॉसिबल होने चाहिए थे बेटा, बट नेचर में ओनली 14 ही एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम्हें कोई बोल दे कि बताओ 3D में ब्रेवियस लेटिस कितने होते हैं, तो तुम आंसर दोगे बेटा 14 नॉट 28, बिकॉज ओनली 14 एग्जिस्ट इन द नेचर। ओके फिर से सुन लेना बेटा, 3D में 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, हर एक में पार्टिकल को अरेंज करने के कितने टाइप है बेटा, 4 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल यूनिट सेल या मैं बोलूं टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने आने चाहिए थे बेटा 28 इन 3D, बट ओनली 14 एग्जिस्ट इन द नेचर। दैट्स व्हाई अगर तुमसे कोई पूछता है बेटा कि 3D में कितने ब्रेवियस लेटिस होते हैं एक्चुअल में, तुम बोलोगे 14, कितने हो सकते थे 28, बट होते कितने 14, 2D में 5। क्लियर है सबको, सर ये 14 ही क्यों होता है, 14 में बेटा इसका कोई तुम्हारे पास ऐसा कोई लेटेस्ट मिला ही नहीं है, बाकी सब में जो अरेंजमेंट हो ऐसा, ठीक है, बाकी अरेंजमेंट वाला कोई मिला ही नहीं है। अच्छा तुम नोट से भी कर सकते हो, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इन द 3D ब्रेवियस ऑब्जर्वर, देयर वुड बी 4 पॉसिबल वेज इन व्हिच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड। कौन कौन से बेटा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अगर क्यूबिक की बात करें ना बेटा, क्योंकि अपन क्यूबिक को डिटेल में पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, तो टोटल कितने हो गए बेटा 28। Only out of these 28 possible unit cells, only 14 exist in the nature. The 14 unit cells that actually exist are known as Bravais lattice. तो जो एक्चुअल में 28 पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल में जो 14 एग्जिस्ट करती है बेटा, उनको अपन क्या बोलते हैं 14 Bravais lattice। ओके ये तुम्हारे पास नोट्स में भी गिवन है, तो इसको तुम कर सकते हो आसानी से। ओके ये देखो बेटा नोट्स में तुम्हें ये कंडीशंस याद रखनी है, एग्जाम्पल्स याद नहीं करने, तो एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं वो अपन समझेंगे आगे, ठीक है, जब अपन आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। ओके यहाँ तक डाउट है किसी को कोई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं सर, पक्का। कर रही है सर। देखो यार
तुम्हारे पास ये क्या एक क्यूब है, तो तुम बता सकते हो क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं? नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन द क्यूब बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितने हो गए बेटा? एक। क्यूब के फेस कितने होते हैं बेटा? फेसेस 1 2 6 3 4 5 और ये सामने वाला 6। कितने फेस होते हैं बेटा? अरे क्यूब के एक रूम ही तो है बेटा, रूम की कितनी वॉल्स होती है? 6 ना बेटा। तो फेस 6 है, फेस सेंटर्स कितने होंगे बेटा? 6। ये सुनो, फेस डायगोनल कितने होंगे बेटा? फेस डायगोनल 12 होंगे बेटा। एक इसमें एक फेस में 2 होते हैं, तो फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे बेटा? एक फेस में 2 डायगोनल ना बेटा ऐसे। ओके, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना होगा? एक पूरी बॉडी सेंटर 1। ओके, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल बताओ बेटा, बॉडी डायगोनल कितने होंगे बेटा? क्यूब के कितने होंगे बेटा? 4 अरे बैठे हुए हैं ना बेटा, उसके डायगोनल कंसीडर करो। एक तो बेटा ये वाला हो जाएगा, ठीक है? ओके, ये बॉडी डायगोनल हो गया बेटा एक तो इस बॉडी डायगोनल की लेंथ बता सकता है कितनी आएगी? ओके, फेस डायगोनल की बता दो पहले कितनी आएगी? फेस डायगोनल √3a √2a देखो बेटा, ये ए और ये भी ए, ये बॉडी तो तुम्हारे पास फेस डायगोनल है बेटा, उसकी लेंथ कितनी आएगी? √2a। देखो बेटा, ये ए, ये कितनी हो गई बेटा? ये वाली फेस डायगोनल की लेंथ √2a ये √2a और ये ए, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा? बॉडी डायगोनल √3a। बेटा जो क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? √3a। अभी अपने को पता है बॉडी डायगोनल होते कितने हैं, तो बेटा ये वाला, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया बेटा 2, और एक हो जाएगा तुम्हारे पास कौन सा बेटा? ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ठीक है? एक बताओ बेटा, और कौन सा पॉसिबल है? ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। तो टोटल एक क्यूब के बॉडी डायगोनल कितने पॉसिबल है बेटा? 4 बॉडी डायगोनल, राइट? तो बॉडी डायगोनल कितने होंगे टोटल? 4। बॉडी सेंटर्ड 1। एजेस, क्यूब की एजेस कितनी होती हैं? क्यूब की एजेस कितनी होती हैं? 12 कितनी होगी बेटा? 12 ना? 1 2 3 4 हाँ सर 6 7 8 9 10 11 12। एक टोटल एजेस कितनी है बेटा? ये एजेस काउंट करो, 12 है ना बेटा, तो टोटल कितनी एजेस आएंगी? 12। एज सेंटर भी कितने हो जाएंगे बेटा? 12। को डाउट इसमें? क्यूब की इन्फॉर्मेशन तुमको पता ही ऑलरेडी, 8 कॉर्नर, 6 फेसेस, क्या तुम्हारे पास एक बॉडी सेंटर, तुम्हारे पास 4 बॉडी डायगोनल्स, 12 एजेस। एक क्यूब से रिलेटेड तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन। फेस सेंटर्ड की लेंथ कितनी बेटा? √2a, और तुम्हारे पास बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या बेटा? √3a। ए क्या है बेटा? एज लेंथ, ठीक है? समझ में आया तुमको ये वाला? ये सब समझ में आया बेटा तुमको? सर तो बेटा अभी अपन बात कर रहे हैं बेटा क्या, कि तुम्हारे पास जो कॉर्नर पे एक पॉइंट लाई करता है, जो कॉर्नर पे एक पॉइंट लाई करता है ना बेटा, तो कितनी यूनिट सेल के बीच में से आएगा, ठीक है? तो बेटा इसको तुम्हें बहुत ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है? वो डायग्राम यूज कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ध्यान से देखना बेटा इसको। तुम जिस रूम में बैठे हुए हैं ना बेटा, उस रूम में तुम्हें थोड़ा सा एज्यूम करना है। अगर अपन क्लास में होते उसको बहुत अच्छे से समझ सकते थे बेटा, बट अभी अपने को इसी से समझना पड़ेगा, ओके? बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास पूरा क्रिस्टल लैटिस है, ये तुम्हारे पास 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है, ओके बेटा? ये जो तुम्हारे पास ये यूनिट सेल है तुम्हारे पास, और ये यूनिट सेल का कॉर्नर है बेटा। कोई मेरे को बेटा देखो ध्यान से सुना बेटा, ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल से पूरा क्रिस्टल बिल्टअप हुआ है। इस पूरे क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल आए हैं बेटा? 8 यूनिट सेल्स। ये सुनो बेटा, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे पास पूरा क्रिस्टल है 3 डायमेंशन, और ये उसका यूनिट सेल है। ये कितने यूनिट सेल से बिल्टअप हुआ है बेटा? बाय द 8 यूनिट सेल्स, ओके? तो ध्यान से सुनना बेटा, जो कॉर्नर पे जो पार्टिकल है ये कितनी यूनिट सेल के बीच में से ऐड है? देखो इसको बेटा, इसको तुम assume कर सकते हो कि एक रूम में तुम बैठे हो, उसके साइड में एक रूम है, उन दोनों रूमों के पीछे 2 रूम है। एक लेवल पे, एक फ्लोर पे कितने रूम हो गए बेटा? एक तुम्हारा रूम है जिस रूम में तुम बैठे हो, एक उसके साइड में रूम है, और उन दोनों रूमों के पीछे 2 रूम है, राइट? तो उन कितने रूम हो गए बेटा एक फ्लोर पे? 4 रूम्स। ग्राउंड बेटा इसके नीचे वाला जो फ्लोर है, उनके उन रूम के नीचे जस्ट 4 रूम्स और है। जो रूम्स है बेटा उनके जस्ट नीचे 4 रूम्स और है बेटा। तो जो रूम का कॉर्नर है बेटा, जो रूम का पीछे वाला कॉर्नर है, वो कितने रूम्स का कॉर्नर है? बस ये बता दो बेटा।
8 रूम्स। बेटा। ये वाला जो रूम है ना, इसका भी देखो, इस वाले रूम का भी एक कॉर्नर है, ये हर एक रूम का कॉर्नर है बेटा। नीचे वाले जो 4 रूम है बेटा, उनका ऊपर वाला कॉर्नर है, और जो ऊपर वाले 4 रूम है बेटा, उनका नीचे वाला कॉर्नर है। बेटा देखो, ये पूरा क्रिस्टल 8 यूनिट सेल से बिल्टअप है, और इस हर एक यूनिट सेल का बेटा देखो, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो क्रिस्टल है वो 8 यूनिट सेल से बिल्टअप है, ठीक है। और जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है बेटा, वो हर एक यूनिट सेल में शेड है, मतलब 8 यूनिट सेल में शेड है। तो बेटा द कॉर्नर पार्टिकल, तो बेटा कॉर्नर पार्टिकल पे एक पॉइंट जो कॉर्नर पे लाई करता है बेटा, तो कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है बेटा, शेयर अमंग द 8 यूनिट सेल्स। तो बेटा एक यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बेटा, 1/8। तो बेटा कॉर्नर पे जो पॉइंट लाई करेगा, उसका 1 यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, 1/8। ये पॉइंट क्लियर है बेटा। जो पॉइंट क्यूबिक यूनिट सेल को, बड़ा ध्यान रखना, अपन क्यूबिक यूनिट सेल को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जो लेटिस पॉइंट क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पे लाई करता है बेटा, जो पॉइंट कॉर्नर पे लाई करता है, मैं कॉर्नर पॉइंट बोलूं, तो जो क्रिस्टल पार्टिकल या एटम बेटा कॉर्नर पे लाई करेगा, वो 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर होगा, और 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर हुआ है, तो हर एक यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा, 1/8। ओके, नेक्स्ट बेटा एज। अगर कोई पॉइंट एज पे लाई करता है, तो बेटा जो एज होती है बेटा, वो बताओ कितने रूम्स के बीच में शेयर है। एज का मतलब समझते हो बेटा, ऊपर वाला पार्ट। तो कोई मेरे को बता सकता है 4 रूम्स के बीच में। ठीक है, 4। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। तुम ये बताओ ना बेटा, ये कोई भी एज ले लो, ये वाली एज कितने रूम्स के बीच में शेड है। इस रूम का भी एज है, इस रूम का भी, ऊपर वाले 4 रूमों का है कि नहीं, ये कॉमन, ये सुनो। हाँ सर। बीच वाले रूम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा एक एज इज शेड अमंग द 4 यूनिट सेल्स। तो अगर एज पे कोई पार्टिकल लाई करता है या एज है, उसका एक यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा, 1/4। ये सुनो। तो कॉर्नर्स वाले का 1/8। अगर कोई पॉइंट एज पे लाई करता है, कोई पार्टिकल एज पे लाई करता है, तो उसका एक यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/4। ओके बेटा, फेस सेंटर बता सकते हो बेटा, फेस सेंटर मतलब बेटा रूम की वॉल कितने रूम, 2 1/2 फेस सेंटर बताओ, 1/2। 1/2। देखो बेटा ये वॉल कितने रूम्स के बीच में है, 2 रूम्स, ये और ये बस। पीछे वाले रूम से, इस वॉल का पीछे वाले रूम से कोई लेना देना है क्या, नहीं ना, ना नीचे वाले से कुछ लेना देना है। तो बेटा एक फेस, जो अगर फेस पे कोई पॉइंट लाई करेगा, तो कितने यूनिट सेल के बीच में सेट रहेगा, बिटवीन 2 यूनिट सेल। तो हर एक यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बेटा, 1/2। ओके, नेक्स्ट बॉडी सेंटर, या मैं बोलूं क्यूब सेंटर, 1 बेटा एक ही रहेगा। तो पूरा यहाँ पे रखा हुआ बेटा, पूरा का पूरा एक ही क्यूब में रखा हुआ है, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बेटा, 1। दैट्स इट, समझ में आया। कॉर्नर पे जो पॉइंट लाई करता है, वो 8 यूनिट सेल के बीच में सेट रहता है, तो एक यूनिट सेल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बेटा 1। एज पे जो पॉइंट रहता है बेटा, वो अमंग 4 यूनिट सेल सेट रहता है, तो 4 यूनिट सेल के बीच में सेट रहेगा, तो हर एक में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/4। फेस के सेंटर पे जो पॉइंट लाई करेगा ना बेटा, तो फेस के सेंटर पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है, तो कितने यूनिट सेल के बीच में सेट रहेगा, बिटवीन 2 यूनिट सेल, तो हर एक में कॉन्ट्रीब्यूशन 1। बॉडी सेंटर पे, मतलब बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ बेटा, पूरा एक ही, फॉर एग्जांपल क्यूब के सेंटर पे रखा है, तो कितने यूनिट सेल के बीच में सेट है, बस उसी का है वो, तो कितना बेटा, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, 1। सर लेकिन बोलना बेटा, एज वाला कौन सा यूनिट सेल है, वो तो नहीं। कितनी वो एज कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर्ड है, ये देखना। अगर ये एज है, इसके अगर एज के सेंटर पे पार्टिकल दब गई यहाँ पे, ये कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर्ड रहेगा इक्वली, तो लेकिन हम लोग ने ऐसा तो पढ़ा नहीं कि एज के सेंटर। पढ़ेंगे ना आगे, वो तो मैंने मेनली डिवाइड किया था ना बेटा, आगे पढ़ेंगे। ओके, सर ये जो कंट्रीब्यूशन है, लैटिस बनाने का कंट्रीब्यूशन है। अरे नहीं यार, जो पॉइंट लाइट कर रहा है पूरा लेटिस बनेगा। तो अगर कोई लेटिस है, क्यूब के कॉर्नर पे आया है कोई पार्टिकल, तो 8 क्यूब्स के बीच में इक्वली डिवाइड रहेगा ना, स्फेरिकल एटम है, यस और नो। तो हर एक कितना परसेंट है उसका, 1/8 है ना। हाँ हाँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अपन बात कर रहे हैं बेटा कौन सी, अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्यूबिक यूनिट सेल्स। अभी मैं तुम्हें निकालना सिखा रहा हूँ बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालना सिखा रहा हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको डिनोट करेंगे बेटा अपन पी से। क्या होता है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन में बोलूं, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम occupied by the particles
और एटम्स बेटा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है और उसमें से पार्टिकल कितना है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा 100। ओके ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सब लोग याद रखोगे बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आगे पैकिंग एफिशिएंसी बेटा क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। कौन सी यूनिट सेल है बेटा, क्यूबिक यूनिट की बात करें अपन। ओके और बेटा उसका एज लेंथ देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है तुम्हारे पास, एज लेंथ अगर क्यूब की ए बेटा तो वॉल्यूम कितना जाएगा यूनिट सेल का, क्यूबिक यूनिट सेल है बेटा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब, राइट। ओके बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफेक्टिवली प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल इक्वल टू, मैं इसको डिनोट करूं बेटा जेड से। जेड क्या है कि तुम्हारे पास यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने पार्टिकल्स है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसको किससे डिनोट कर रहा हूं बेटा मैं, जेड से। बेटा यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं क्या बेटा, जेड से, राइट। तो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था बेटा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो बेटा यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा ए क्यूब। व्हाट इज ए बेटा, एज लेंथ ऑफ द क्यूब, राइट। ओके बेटा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, बेटा एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। ये सुन लो बेटा एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, और कितने पार्टिकल्स है बेटा जेड एटम्स है, तो मल्टीप्लाई बाय जेड इनटू क्या बेटा 100। कोई डाउट इसमें, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स या एटम। आर वो पार्टिकल का रेडियस ना, ठीक है बेटा आर इज द पार्टिकल रेडियस। तो बेटा तुम्हारे पास टोटल नंबर, तुम्हारे पास इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है बेटा जेड, एक यूनिट सेल में जेड पार्टिकल्स या जेड एटम्स प्रेजेंट है बेटा। तो एक एटम उसका रेडियस आर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे पार्टिकल्स, एक कितना करेगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस ऑफ एटम। तो जेड एटम्स कितने करेंगे बेटा मल्टीप्लाई बाय जेड। बेटा एक एटम है जिसका रेडियस आर है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 4/3 पाई आर क्यूब, और जेड एटम्स है तो मल्टीप्लाई बाय जेड, और यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्लियर है सबको, हाँ सर। ओके बेटा अभी अपन बात करते हैं बेटा डेंसिटी। अभी अपन किसकी बात करते हैं, डेंसिटी करें बेटा। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी होती है बेटा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ओके डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी बेटा, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या, क्या मैं ये पॉइंट बोल सकता हूं बेटा कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यस और नो। बेटा पूरा क्रिस्टल पूरा सॉलिड किससे बना हाँ होगा, सर। मोलेट यूनिट से। पूरा क्रिस्टलाइन लेटिस क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बना होगा बेटा, एक स्मॉल पोर्शन से जिसको बोलते हैं अपन यूनिट सेल। तो बेटा पूरा यूनिट सेल से ही बना है, तो जो यूनिट सेल का डेंसिटी होगा वो किसका डेंसिटी होगा बेटा, सॉलिड का, राइट। तो बेटा डेंसिटी कैसे निकालेंगे अपन, मास ऑफ सॉलिड सॉरी मास ऑफ यूनिट सेल, राइट, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। कौन से यूनिट सेल की बात करें बेटा, क्यूबिक यूनिट सेल। अगर क्यूब की एज लेंथ कितनी है बेटा, अगर क्यूब की एज लेंथ ए है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा ए क्यूब। अभी मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है बेटा। अभी तुमने बोला माना कि बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ कितने एटम्स प्रेजेंट है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स जेड। जेड। ओके बेटा बेटा एन एटम्स का मास, एन एटम्स का मास क्या होता है, मोलर मास, ये सुनो एन एटम्स का मास क्या होता है बेटा, मोलर मास ना, वन मोलिकुलर मास होता है कि नहीं, वन मोल का मास। तो बेटा वन मतलब बेटा 1 मोल का मास होता है मोलर मास, और 1 मोल में कितने एटम्स हो गए बेटा एन एटम्स, एन एटम्स का मास है बेटा मोलर मास। तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा m/Na। अपने को कितने एटम्स का मास निकालना है बेटा, जेड एटम का मास, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई जेड। तो बेटा ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास m/Na
मल्टीप्लाई बाय जेड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी बेटा, m इंटू जेड डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। ए क्या है बेटा, एज लेंथ ऑफ द क्यूब, एन ए क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एम क्या है बेटा, मोलर मास इन ग्राम। फॉर एग्जाम्पल बेटा तुम्हें गोल्ड पूछा है, गोल्ड की डेंसिटी निकालनी है, तो कितना लोगे बेटा, कितना होता है गोल्ड का, गोल्ड एजी सिल्वर एजी एयू कोई भी दे सकता है ना बेटा, पीटी राइट, सोडियम राइट। तो मान लो तुम्हें सोडियम का डेंसिटी पूछा, तो एम कितना लोगे बेटा, कितना होता है 23 ग्राम ना, 1 मोल सोडियम हाँ कितना होता है 23 ग्राम। अरे यूनिट का ही तो चेंज होता है ना यार, एटॉमिक मास को ही बोलते हैं ना, एटॉमिक केस में हाँ ग्राम आता है बस। तो बेटा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 23। फॉर एग्जाम्पल बेटा तुम्हें पूछा है मैग्नीशियम को पूछा, तो कितना ले लोगे बेटा यहाँ पे 24। जेड क्या होता है जेड बेटा, क्या, एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल में, वो अपन को निकालना वो दिया होगा ना। नहीं, वो निकालना सीखेंगे आगे। फॉर्मूला समझ में आया बेटा, तो डेंसिटी और तुम्हारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबको क्लियर है। यस ए भी निकालना है क्या सर? क्या बेटा, नहीं एक ए गिवन, भी एक गिवन होगा। समझ में आया सबको बेटा, हाँ सर। पक्का। yes sir हाँ आगे चले, देखो बेटा अभी नोट से रिवीजन करने वाले की जरूरत नहीं है ना, खुद घर जाके कर लोगे ना रिवीजन नोट से। हाँ सर। ओके बेटा, ध्यान से देखना बेटा इसको। तुम्हारे पास जो क्यूबिक यूनिट सेल है बेटा, जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें कितने यूनिट सेल होते हैं बेटा, एक तो सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम था ना बेटा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तुम पार्टिकल्स को कितने तरीके से handle कर सकते हो बेटा, तो क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा क्या बेटा, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड थर्ड क्या बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके बेटा, सिंपल क्यूबिक को बेटा एससी से भी डिनोट करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को किसे लिखेंगे बेटा, बीसीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक राइट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी। एफसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। बॉडी सेंटर्ड का मतलब पार्टिकल्स आर एज कहाँ पे बेटा, कॉर्नर्स पे एज वेल एज बॉडी के सेंटर। बॉडी से फेस सेंटर का मतलब कॉर्नर्स पे और हर एक फेस के सेंटर पे बेटा, राइट। ओके बेटा, अभी मेरे को एक नई चीज और डिफाइन करनी है, वो होती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन राइट। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल कितने, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दैट अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल बेटा तुम्हारे पास ये एटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है बेटा, इससे 3 एटम ऐसे हैं जो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, उसके बाद बहुत सारे पार्टिकल है ऐसे, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नियरेस्ट नेबर्स बोल दूं बेटा मैं यहाँ। तो देखो बेटा सबसे पास में कौन है बेटा, ये 4 एटम है इसके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली किसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स या नियरेस्ट पार्टिकल्स इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दैट अरेंजमेंट। ये सुनो, निकालते कैसे हैं, कैसे आगे निकालेंगे वो अपन सीख लेंगे, तरीके से भी सीखेंगे और एक ट्रिक से भी सीखेंगे बेटा निकालना। बट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ में आया क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है मतलब टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम कैलकुलेट करना है बेटा। समझ में आया सबको, यस और नो, यस सर। पक्का ना। एक सेकंड तुम बताओ मेरे को बेटा,
ये देख लो ना बेटा, थ्री में देख लो, जिसको समझ में नहीं आता ना बेटा कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, तो बताओ बेटा कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल लाई करेंगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल्स लाई करेंगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 1/8। 1/8, राइट। क्योंकि बेटा ईच जो कॉर्नर पे हर एक एटम जो होगा वो 8 यूनिट सेल के बीच में शेड होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। ओके, फेस सेंटर बेटा, जो फेस के सेंटर पे आएगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/2, राइट। 1/2। ओके, और जो बेटा तुम्हारे पास बॉडी सेंटर पे आएगा वो तो पूरा एक में रखा हुआ है, देखो बेटा पूरा एक में रखा हुआ, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 1। एक चीज नोटिस कर लेना बेटा, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, बॉडी सेंटर में कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते, बट जो बॉडी के सेंटर पे रखा है वो हर एक पार्टिकल को टच करता है, ठीक है। एज सेंटर बेटा, तो एज के सेंटर पे कोई पार्टिकल आया तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 1/4। ये सुनो, यस सर। ओके। ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इन सब के लिए बेटा डिटेल जेड वगैरह कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है।